हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन वेव क्लासेस के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे, जो भी एनसीईआरटी या दो चार क्वेश्चन हमने देखे। अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स को आगे लेके चलते हैं। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने आपको पहले बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म थे और दूसरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म थे। यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट में ऐसी टर्म्स हमारी आ रही थी जिसमें कि वॉल्यूम आप डिवाइड में ले रहे थे, यानी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो भी थी, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, और यहां पे मास रिलेटेड टर्म्स, यानी जो भी हम फॉर्मूलाज कंसंट्रेशन टर्म्स के जो भी फॉर्मूलाज हम लिख रहे थे, उनमें जहां पे वॉल्यूम डिवाइड में आ रही है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं, और जहां पे मास डिवाइड में आ रहा है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो इसी सीरीज में हमने मोलैरिटी और स्ट्रेंथ को हमने पढ़ लिया था। अभी हम जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। और अगर यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो एक जो नॉर्मेलिटी है वो थोड़ा सा आपकी कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा लेंथी टर्म है, उसको हम डिफरेंट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हम जो बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो कवर करते हैं। टोटल जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास रहती हैं, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीओ, पीपीएच, पीपीटी, पीपीएल, पीपीएम एंड पीपीबी। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि आपकी +1 +2 दोनों में काम आते हैं। अभी हम जो कंसंट्रेशन टर्म कर चुके हैं, स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मोलैरिटी के बारे में हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम परसेंटेज, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और ये जो पीपीओ, पीपीएच, ये जो टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स, उनको कवर करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने फॉर्मेलिटी में जो पढ़ा था, मोलैरिटी में जो पढ़ा था, वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी से मिलती जुलती टर्म है फॉर्मेलिटी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉर्मेलिटी पे चलते हैं। फॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो क्यों और कैसे यूज होती है और मोलैरिटी से वो किस तरीके से डिफरेंट है वो चेक करते हैं। देखिए, मोलैरिटी में हमने सीखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर हमने इसको एक्सटेंड कर लिया था नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम को अगर आप ml में ले रहे थे तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसी की जैसी टर्म, अब देखिए डिवाइड में वॉल्यूम है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसी टर्म हुई, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये कैसी टर्म हुई, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हुई, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। फॉर्मेलिटी इसी की तरह, फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं F से। इसका जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स नहीं, यहाँ लिखा जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मोल, नंबर ऑफ फॉर्मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे मोल को निकालने के लिए हम लिखते थे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, अब यहां पे हम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम को अगर हम ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मोल यानी मोल्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिया गया, फॉर्मोल लिए गए, और मोल्स का फॉर्मूला होता था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला मास क्या होता है और फॉर्मेलिटी को यूज क्यों किया जाता है, और मोलैरिटी और ये जब एक जैसी टर्म्स हैं तो फिर इनको अलग अलग क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है। पहली बात तो बच्चों, मोलैरिटी जो है वो नॉन आयनिक सॉल्यूशंस के लिए हम यूज करते हैं, नॉन आयनिक सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेलिटी को यूज किया जाता है आयनिक सॉल्यूशंस के लिए, आयनिक सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट यानी जिनके अंदर से, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर से हम करंट पास करवा सकते हैं, और जो सॉल्यूशन करंट पास करते हैं ऑब्वियस सी बात है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट होते हैं, आयंस डिसोसिएट होंगे तभी करंट पास होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बोल लें या फिर आयनिक सॉल्यूशन बोल लें, जब भी उनका जिक्र होता है तो स्पेसिफिक तौर पे इसको यूज किया जाता है फॉर्मेलिटी में। यानी नॉन आयनिक सॉल्यूशंस प्रेजेंट है तो आप मोलैरिटी यूज कीजिए, और आयनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो आप फॉर्मेलिटी यूज कीजिए। अब यहाँ पे जैसे हमारे आयनिक सॉल्यूशन है NaCl, MgCl2, ऐसे कोई भी आप आयनिक सॉल्यूशन का अगर एग्जांपल लेंगे, उसके लिए अगर आपको फॉर्मेलिटी निकालनी है, देखिए सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ से आयनिक सॉल्यूशंस अगर हैं, सिर्फ आयनिक सॉल्यूशंस अगर हैं तो फॉर्मेलिटी यूज होगी, वरना मोलैरिटी यूज होगी। और हाँ, मोलैरिटी की तरह ही फॉर्मेलिटी भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि दोनों के डिवाइड में वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो NaCl का अगर हमको फॉर्मेलिटी निकालनी है तो इसका कुछ न कुछ मास आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा इनका, अब जैसे बेटा इसमें एक सोडियम है, यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर दो टाइप के आयंस तो आपको मिलने वाले हैं, कैटायन और एनायन। तो आपको करना क्या है, मास ऑफ कैटायन प्लस मास ऑफ एनायन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर दो आपको चार्ज पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, एक कैटायन है दूसरा एनायन है। तो कैटायन का जो मास होगा
और एनायन का जो मास होगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आपका बनेगा फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। तो अभी ये देखिए कि फॉर्मूला मास जो है इसका, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 है, 35.5 है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 58.5 आता है, 58.5 आता है। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास बराबर होता है। यानी यहां पे जब हम देख रहे हैं, ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास है सर, NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा बेटा, 58.5 रहेगा, और इसका फॉर्मूला मास क्या रहेगा, 58.5 रहेगा। यानी दोनों ही कंडीशन में जब आप नॉन आयनिक की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों बराबर होते हैं। हाँ, कुछ केसेस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए मासेस, जो मॉलिक्यूलर मास है और फॉर्मूला मास है, वो दोनों बराबर रहेंगे, वो दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन कब मोलैरिटी यूज करें, अब कब फॉर्मेलिटी यूज करें, क्योंकि बेटा मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास की नीड है और फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मास की नीड है, और ये दोनों बराबर ही होते हैं जब हम इनको, सिर्फ फर्क ये है कि कैटायन और एनायन को सेपरेटली हम पढ़ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी का यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगली कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज में, परसेंटेज आपकी तीन टाइप की यहां से हम निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो बच्चों, 100 से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी परसेंटेज निकलती है। परसेंटेज मीन्स होता है परसेंट, मीन्स पर 100। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई ना करवाऊं तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फिर किस में इसको बोलेंगे बेटा फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन बोलेंगे। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये बोला जाएगा मास फ्रैक्शन, इसको बोला जाएगा मास फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन को हमने क्या किया, अगर 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसको मास परसेंटेज बोला जाता है, या परसेंटेज वेट बाय वेट बोला जाता है, वेट बाय वेट, या परसेंटेज बाय मास भी इसको आप लिख सकते हैं, एक ही बात है बेटा। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं तो इसको फ्रैक्शन बोला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो इसको परसेंटेज बोला जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम देखें कि आपके पास ये पूरा एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और इसका हम एक पार्ट क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसका कितना पार्ट शेड है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1/4। इसका 1/4 पार्ट क्या है, शेडेड है। अब ये तो फ्रैक्शन में से है बेटा, यानी पूरे 1 में से 4th पार्ट जो है इसका वो शेडेड है। और कोई परसेंटेज पूछ ले तो इनटू आप 100 करें तो ये क्या आ जाएगा आपका 25%। यानी मास फ्रैक्शन को या किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन होता है 1 में से और परसेंटेज होता है 100 में से। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा वेट बाय वेट परसेंट का। वेट बाय वेट का मतलब ही यही है कि वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है। अब यहाँ इसके लिए फॉर्मूला बनाए तो
मास ऑफ solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कई बार इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दी होगी, वॉल्यूम और डेंसिटी से आप क्या कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है बेटा, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मास बाय मास परसेंटेज में, तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो बच्चों उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये वैल्यू जो है वॉल्यूम की मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ मास बाय मास परसेंटेज हमारा आ जाएगा। हाँ, डेंसिटी का यूज वहां पे जरूर मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन में डेंसिटी दिया मिलेगा। और थर्ड जो की टाइप रहती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तीन सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां से जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, हमने क्या बोला इसको, ये एक फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी ये 1 में से है, ये 1 में से है, 100 से मल्टीप्लाई करवाते ही 100 में से हो जाएगा। तो इस पार्ट को, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, PPO लिख सकता हूं बेटा। PPO मीन्स पार्ट्स पर 1, फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स पर 1 लिख सकते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई करवाते ही मैं इसको लिख सकता हूं PPH, पार्ट्स पर 100। यानी जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है वो PPO के बराबर एक ही बात है ये, और परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, PPH लिख सकते हैं। PPO को फ्रैक्शन लिख सकते हैं और परसेंटेज को हम PPH लिख सकते हैं, पार्ट्स पर 100। नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं PPO, PPH, PPB के अंदर। परसेंटेज और मोलैरिटी में हम रिलेशन कर चुके हैं। PPO, PPH, PPT, PPL, PPM और PPB। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म आपकी PPM होती है। फिर भी यहाँ पे पार्ट्स पर 1, हमने इसको भी क्या बोला, फ्रैक्शन। पार्ट्स पर 100 ये आपका परसेंटेज था, पार्ट्स पर 1000। देखिए PPO का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है PPO का फॉर्मूला, यानी फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। फ्रैक्शन था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये PPO का फॉर्मूला था। अगर बेटा आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हो 10⁻² से, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो PPO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PPH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। PPO का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर आप 100 कर देंगे तो वो PPH बन जाएगा, यानी पार्ट्स पर 100। उसके बाद अगर आप 10⁻³ यहाँ पे 3 कर देते हैं तो पार्ट्स पर
1000 बन जाएगा, यानी पीपीटी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहां से। उसके लिए अगर आप 3 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे पीपीटी बन जाएगा। पार्ट्स पर लैक, यहाँ पे 3 की जगह आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट्स पर लैक बन जाएगा। 10⁻5 की जगह सिर्फ आपको यही चेंज करना है। अगर आप 6 से 10⁻6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा। और 9 से मल्टीप्लाई, 10⁻9 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पार्ट्स पर बिलियन बनेगा। यहां से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली टर्म है वो पार्ट्स पर मिलियन है। इनके अंदर आप, इन सब में आप रिलेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपको पार्ट्स पर 100 और पार्ट्स पर लाख, इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना है। तो पीपीएच का फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻²। और पीपीएल का क्या रहेगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻5। अब इनके बीच में अगर रिलेशन डेवलप करना है तो पीपीएच डिवाइड बाय पीपीएल हम कर लें, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लें तो ये क्या बनेगा? ये कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻² है, डिवाइड में 10⁻5 रहेगा तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 10⁻³ बचेगा। यानी PPH इज इक्वल टू PPL इंटू 10⁻³ तो ये PPH और PPL दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। इनमें से आप किसी में भी ऐसा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज मैंने बताया PPM का होने वाला है, क्योंकि देखिए क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन यूज क्यों होता है, कहां यूज होता है? अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें बच्चों सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाया जाता है। इन केस सोल्यूट की बहुत कम अमाउंट अगर सोलवेंट के अंदर प्रेजेंट है, यानी सिंपल आप ट्रेसेस बोल सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में अगर सोल्यूट प्रेजेंट है, जैसे हम वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं तो पानी की बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट या क्लोरीन का लिक्विड हम उसके अंदर मिला देते हैं। और वो जो क्लोरीन है वो वाटर के कंपेयर में क्या होती है बच्चों, वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो उस केस में हम मोलैलिटी ये सब चीजें नहीं निकालते। उस केस में हमारे लिए जो बेस्ट टर्म रहती है वो पार्ट्स पर मिलियन रहती है। यानी वाटर के 10 लाख पार्टिकल्स के अंदर, 1 मिलियन पार्टिकल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स सोल्यूट के हैं, तब हम उन ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हमारी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाली है वो पीपीएम रहने वाली है। ठीक है बच्चों। उसके बाद परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी हो चुका, पीपीओ वगैरह हो चुका। अब चलते हैं मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, ये एक ऐसी अकेली टर्म है जहां पे सोलवेंट का मास लिया जाता है, और सोलवेंट का मास भी आपका यहाँ पे केजी में लेना होता है। मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यानी 1 केजी सोलवेंट के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट रहती है
ऊपर मोल है, मोल पर केजी। मोलैलिटी की यूनिट क्या रहेगी? मोल पर केजी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? मोलल। आप इस यूनिट को क्या बोल सकते हैं? मोलल बोल सकते हैं। यानी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में जैसे लिखा मिल गया 32 मोलल, तो आप यहां से क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि 32 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। 32 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, यानी वो आपको मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी बच्चों कैपिटल एम से डिनोट की जाती है और मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। इसको अगर हम और थोड़ा सा ओपन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने किया था, क्या रहता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और यहां पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम ग्राम में यहां पे लिखें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आपने मोलैलिटी को ओपन किया था वैसे ही हम क्या करते हैं? मोलैलिटी को ओपन करके देखते हैं। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में आप ले रहे हैं यहाँ पे, यानी अगर क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया गया है तो आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। ये इसकी यूनिट है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके फॉर्मूलाज आप रिवाइज करते रहें। उसके बाद इनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक वर्ड है, इसको चाई बोला जाता है। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर से, यानी एक चाई से हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? अभी जैसे हमने मास फ्रैक्शन देखा बच्चों, मास फ्रैक्शन क्या देखा कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी पूरे सॉल्यूशन में जितने ग्राम हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके अंदर कितने ग्राम सोल्यूट है, जितने ग्राम हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें कितने ग्राम सोल्यूट है, वो मास फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन से ही यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसको सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ मोल्स ऑफ सोल्यूट कर दीजिए, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए। ये मास का फ्रैक्शन था, ये मोल का फ्रैक्शन हो जाएगा। मेनली हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं बेटा। तो आपसे उस पूरे सॉल्यूशन में ये पूछ सकता है कि सोल्यूट के कितने मोल हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल हैं। किसी भी सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के हैं या कितने मोल सॉल्वेंट के हैं, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला यहां से लिखें, तो पहले यहां पे मान लेते हैं कि सोल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से, और सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एन ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हैं। या फिर इसको आप एन बी से रिप्रेजेंट करें, या इसको यहाँ पे हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में है उसके मोल्स को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ए हमारा क्या है? सॉल्वेंट है बच्चों, और बी हमारा सोल्यूट है। और आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालिए सोल्यूट का या एक्स बी निकालिए। तो आपके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको आप ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी Na प्लस Nb। Nb आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी टोटल लिख सकते हैं इसको हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये निकल जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट अगर आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट अगर आपको निकालना है, या इसको रिप्रेजेंट करते हो आप चाहे ए से, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये आप ऐसे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों जब हमारे पास सॉल्यूशन दिए जाते हैं, मेनली हमको बाइनरी सॉल्यूशन दिए जाते हैं, मेनली हमको बाइनरी सॉल्यूशन दिए जाते हैं जिसमें एक ही सोल्यूट होता है और एक ही सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो हमको एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट से मिलके बनते हैं, ऐसे सॉल्यूशन अगर हमको दिए जाएं, उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या रहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, उनकी वैल्यू रहती है 1। इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो, क्योंकि फ्रैक्शन है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फ्रैक्शन 1 में से होता है हमेशा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पार्ट, सॉल्वेंट के पार्ट और सोल्यूट के पार्ट को जोड़ के क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो आपको अब उस फॉर्मूले पे जाने की भी नीड नहीं है। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सोल्यूट का, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे? चाहे A इज इक्वल टू 1 माइनस चाहे B। ये फॉर्मूला रहेगा आपका बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें एक ही सोल्यूट या एक ही सॉल्वेंट दिया जाता है, उनके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 रहता है। और आप एक सोल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, दूसरे का यहाँ पे आप 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर बच्चों हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी हैं? परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद पीपीएम, मेनली पीपीओ पीपीएच इसी में कवर हो गया था हमारा। और अब मेनली जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म बची है वो है नॉर्मेलिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी, और देखा जाए तो आपके जो आईआईटी या नीट के अकॉर्डिंग भी नॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। तब तक आपको क्या करना है? जो भी फॉर्मूलाज आपको यहाँ से लिखवाए गए हैं उनको आप रिवाइज करें और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी को कवर करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम 1 या 2 वीडियो के अंदर इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों।